अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का वीलाग जो है मैं उसी पिछले कल वाले वीलाग के साथ जोड़ रहा हूँ। जो कल वाला वीलाग था उसमें मैंने मॉडल टाउन में होने वाले धमाके के बारे में आपको बताया था कि डेविड पॉल जो है, डेविड पीटर पॉल, वो जो है उसके चांसेस जो हैं वो मुलव्वस होने के ज़्यादा हैं। अब जो आज की जो वीलाग है, आज मैं पूरा इनका छट्टा कट्टा सारा खोल के रख रहा हूँ और आप से उम्मीद है कि आप ये जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आप इस चीज़ के पीछे नहीं जाएंगे कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं कैसा लिबास पहना हुआ है, लेकिन आप सिर्फ मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि मेरे अल्फाज में सच्चाई है और वो हकायक हैं जो कि असल हकीकत से, जो असल बात से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनके पीछे जो है एक माइंड है, जो एक माइंड काम कर रहा है और मेरी कुछ मालूमात हैं जो वो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि वो आप तक पहुंच सके। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो लाइक भी करें। और लाइक इसलिए आपको आएगा कि मैं जो बात करता हूँ वो सच्ची करता हूँ और दिल पे लगेगी आपकी इंशाल्लाह। अब बात शुरू करते हैं कि मॉडल टाउन में जो होने वाला धमाका था उसके बारे में। डेविड पीटर पॉल जो है वो तो बेनकाब हो गया और उसकी गिरफ्तारी भी रूनुमा हो गई और उसको हमारी जो पुलिस है और हमारे इदारे हैं उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है और ये कारकर्दगी चलती रहेगी। इसके पीछे बहुत से हाथ हैं, इसके पीछे पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, एक पूरा गैंग काम कर रहा है जो कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी लाने के लिए, इंस्टेबिलिटी के लिए ये सारा काम हो रहा है और इसमें ग्लोबल पावर्स जो हैं वो काम कर रही हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट कि इस बदअमनी के पीछे ग्लोबल पावर्स काम कर रही हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी पैदा हो और सी पैक जो है वो कामयाब ना हो सके और चाइना की राह में, सुपर पावर बनने की राह में रुकावट डाली जा सके। अब बात शुरू करते हैं कि ये जो कल मैंने कहा था कि आखिर ये हमला अमन पे हुआ था कि इसका मकसद कुछ और था, तो उसका मकसद वाज़ेह हो गया क्योंकि ये जो धमाका हुआ था ये हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ था, हाफिज सईद के घर के करीब हुआ था। हाफिज सईद के घर की जो सिक्योरिटी है उसकी 3 लेयर्स हैं, उन 3 लेयर्स को क्रॉस ना कर सका। पहली लेयर पर ही वो गाड़ी जो है वो रोक ली गई और जब गाड़ी रोक ली गई तो वहां पर उन्होंने रिमोट कंट्रोल दबाकर उस गाड़ी को उड़ा दिया। अब ये रिमोट कंट्रोल धमाका करने का मतलब ये है कि इसके पीछे तालिबान वगैरह नहीं है, इसके पीछे कोई टीटीपी नहीं है, इसके पीछे कोई और नहीं है, इसके पीछे अब ये बात जो है, जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बहुत खास है। वो ये है कि देखें, रात तो हमारे सामने नेट एनिमी है, वो रात जो है वो हमारे सामने का दुश्मन है। इसके बारे में तो दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क में जब बदअमनी होगी तो उसके पीछे कहीं न कहीं जाके राह का हाथ होगा। अब बात यह है कि अब हम दोनों की, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी से फायदा कौन सी पार्टी उठा रही है? फायदा वो तीसरी पार्टी उठा रही है। ये भी अकल मानती है, असल अकल तस्लीम करती है कि जब 2 दुश्मन हो तो तीसरा बंदा जो है उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए बीच में ऐसा काम कर जाता है ताकि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहें और तीसरा दुश्मन फायदा उठा ले। अब तीसरा दुश्मन मैं आपके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूं। वो तीसरा दुश्मन कौन है? तीसरा दुश्मन ये है कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था, पुलवामा का वाकया हुआ था, तो उसके बाद इंडिया ने हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा किया था और उसके सर की कीमत भी मुकर्रर की थी। इसी तरह अमेरिका ने भी हाफिज सईद की हवालगी का पाकिस्तान से मुतालबा किया था और बहुत दबाव अभी भी है और डालता भी रहा है। अब जब ये 2 वाक़े हुए तो इस हाफिज सईद को मांगने वाले 2 ममालिक बन गए। अब ये जो फरीक है जिसको मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, जिस पर मुझे शक जा रहा है, ये उसकी बात कर रहा हूं कि जब हमारे पीएम इमरान खान साहब ने ये अमेरिका के जो बाइडेन को और पेंटागन को मुकम्मल तौर पर ये बावर करा दिया कि इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल
کہ پاکستان نہ تو فضائی حدود استعمال کرنے دے گا، نہ ایئر بیسز استعمال کرنے دے گا، کسی بھی جنگ کا حصہ پاکستان نہیں بنے گا۔ جب یہ صاف جواب آ گیا تو کلیئر ہو گئی بات کلیئر ہو گئی۔ جب پاکستان کا کوئی حکمران کھل کر امریکہ کی مخالفت کرتا ہے تو بھٹو کو بھی دیکھ لیں، اس کے بعد کے حالات بھی دیکھ لیں، ضیاء الحق صاحب کے حالات بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پاکستان میں اس لیے چلتا رہا ہے کہ ہمارے کچھ ادارے جو ہیں، ہمارے کچھ جو افسران بالا جو ہیں، ان کے مفادات ہیں، خفیہ مفادات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ امریکہ سے وابستہ ہیں، امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی سبب بن جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بد امنی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو پال تھا یہ بحرین سے آیا تھا اور کراچی میں اس نے رہائش اختیار کی۔ کراچی میں رہائش اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی جو ہے، کراچی ہب ہے ٹیررسٹ کا، را کا اور دوسری تمام ایجنسیوں کے لیے، ٹیررزم کے لیے یہ جو ہب ہے یہ کراچی ہے، اور یہ کراچی ان کے لیے اس لیے ہب بنا ہوا ہے کہ وہ یہاں پر کھل کے کھیل سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی 3 کمزوریاں ہوتی ہیں: زن، زر، زمین۔ مسلمان کسی چیز پر نہیں بکتا، کسی اور چیز پر نہیں بکتا، زن، زر، زمین، یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کے لے ڈوبتی ہیں، مسلمان کو لے ڈوبتی ہیں، اور اس بار بھی یہی کام ہوا۔ اور کراچی میں تو یہ ہمارے زرداری صاحب اور ہمارے بلاول صاحب یہ تو ویسے بھی زن، زر، زمین ان کے ناموں کے ساتھ بھی زر ہی ہے، تو ہر چیز ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو کراچی جو ہے، سندھ جو ہے، یہ ان کا ہب بن چکا ہے، اور را کا خصوصاً الطاف حسین کے زمانے سے یہ کراچی جو ہے یہ ہب ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا کی ایجنسی را کے لیے۔ اب یہ جو کنیکشن ہوا ہے، جو عمران خان نے انکار کیا ہے اور اس کے فوراً بعد یہ جو اٹیک ہوا ہے، یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک اشارہ تھا پاکستان کے لیے کہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح کرنے کی وہ جرت تو نہیں کر سکے کہ حافظ سعید کو جانی یا مالی نقصان پہنچا سکتے، لیکن ہمارے جو شہید ہو چکے ہیں، ہمارا ایک ایک پاکستانی، ہم ان کا ایک ایک پاکستانی کا حساب لیں گے۔ ڈیوڈ کو جو ملک بھی اس کو اون کرے گا، جو ملک بھی ڈیوڈ کو اون کرے گا، فرسٹ اینیمی وہ ملک ہمارا ہوگا، کیونکہ اس ڈیوڈ کی وجہ سے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، اس ڈیوڈ کی وجہ سے۔ اور ڈیوڈ جو ہے وہ کراچی میں اس نے رہائش گاہ تو لی تھی، لیکن وہ یہاں پہ قیام پذیر نہیں تھا۔ قیام پذیر اس لیے نہیں تھا کہ وہ دوسرے مسلم ممالک میں اس کے کاروبار تھے، اور اس کا کاروبار کیا ہے؟ عورتیں لڑکیاں مہیا کرنا، فحاشی پھیلانا، منشیات مہیا کرنا، اور یہ جو سینڈیکیٹ ہے یہ فحاشی اور منشیات کا یہ کاروبار یہ چلاتا تھا، اور ان ممالک میں اس کا خوب یہ کاروبار چلتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے شہزادے جو ہیں بہت بڑے شہزادے ہیں، یہ معمولی سی چیزوں پہ نہیں ٹرکتے، یہ دیکھتے ہیں، یہ اونچے کام کرتے ہیں، اور ان اونچے کاموں کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے، نہ یہ اپنی فوج اپنی صحیح بنا سکے ہیں، نہ اپنا دفاع صحیح کر سکے ہیں۔ ان کو دفاع کے لیے امریکہ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو دفاع کے لیے دوسرے ممالک کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف اور صرف ان کو 3 چیزیں مہیا کرو: زن، زر، زمین، ان کو 3 چیزیں مہیا کرو، بس ان کا اسلام یہیں پہ بک جاتا ہے، ان عرب ممالک کا اسلام یہیں پہ بک جاتا ہے۔ کسی کو اگر برا لگتا ہے تو لگ جائے، ان کا اسلام ان 3 چیزوں پر بک جاتا ہے: زن، زر، زمین۔ اگر کسی کو زمین پسند نہیں ہے تو وہ نہیں بکتا، اگر کوئی زر پہ نہیں بکتا تو زر زمین پہ نہیں بکتا تو وہ زن پہ لازمی مر جاتا ہے، اور ہمارے عرب ممالک ان چیزوں پہ لازمی مرتے ہیں۔ کیوں اتنا ڈیوڈ کا کاروبار ان ممالک میں کیوں اتنا زیادہ ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ان عرب ممالک میں ان کو اس ڈیوڈ کے خاندان کو، اس لیزل اور کیمن جو اس کے 2 بیٹے ہیں، اس کو بہت پذیرائی ہے۔ یہ لیزل جو ہے یہ تو رہتا بھی، یہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے دوسرے ممالک میں، عرب ممالک میں چکر لگاتا رہتا ہے، اور مجھے خطرہ ہے یہ جو گلوبل نیٹ
वर्क जो बुना जा रहा है, नेट जो बुना जा रहा है पाकिस्तान के गिर्द, ये कहीं इराक वाला मसला ना हो जाए। इराक में भी इराक का जो सदर सद्दाम हुसैन था वो भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था और किसी से नहीं घबराता था। इसराइल पर एक औरत के रोने पर उसने मिसाइल, स्कड मिसाइल दाग दिए थे। तो उसके बाद अमेरिका ने ये प्लानिंग की कि इसको इसके ये खुद नहीं टूटता तो इसके गिर्द के लोग के तो पेट भी हैं, इनका नफ्स भी है, इनका सब कुछ है, कहीं ना कहीं से हमें सुराख मिल जाएगा और इनमें हम बगावत करा देंगे, और उसमें वो कामयाब हो गए। इसी तरह अब यही वाला अमल पाकिस्तान के अंदर दोहरा रहे हैं कि डेविड रहता तो कराची में था, रिहाइश उसकी कराची थी, तो उसमें गुजरांवाला जाने का क्या तुक बनता था, उसका लाहौर में टूर करने के क्या तो बनते, 25-26 दिन तक वो यहाँ के आम पजीर होता था। किन लोगों के यहाँ रहता था? मैं अपने इदारों को डिक्टेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि जहां मेरी सोच खत्म होती है, मेरी अकल खत्म होती है, वहां उसके बाद उनकी अकल काम करना शुरू करती है, और उनके बाद वाले जो मेन मकसद है वो उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। इतनी तेज है हमारी एजेंसियां, और हमारी एजेंसियों को लाइट नहीं लेना चाहिए। कोई कहता है ना कि ये सिक्योरिटी लैब था और ये फलाना था, ये फलाना था, नहीं, कोई कुछ लैब वगैरह नहीं था। जब अपने ही बंदे मिले हुए हों, अपने ही ट्रेटर्स मिले हुए हों, तो इस तरह के वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। लिहाजा अब मेरा जो शक जाता है वो अमेरिका की तरफ जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर दाइश और फिर दहशतगर्दी दोबारा लाना चाहता है, जिसका इमरान खान ने जिक्र किया था कि मैं यहां से हवाई अड्डे तुझे इसलिए नहीं दूंगा कि मैं पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी नहीं चाहता, और पाकिस्तान तुम्हारा हिस्सा इसलिए नहीं बन सकता कि पाकिस्तान ने नुकसान बहुत उठाया है, लेकिन उस नुकसान का अजाला ना तुम कर सके, और ना तुम जुबान से कर सके, ना तुम माली तौर पर कर सके, इसलिए ना मैं अड्डे दूंगा, ना मैं किसी जंग का हिस्सा बनूंगा। हमारे वजीर आजम को सलाम हो कि अमेरिका के जो बाइडन, आप डरते हैं इमरान खान से मुलाकात करने से भी डरते हैं कि इमरान खान साहब से मैं ये बात कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि आप इमरान खान है। अगर नवाज शरीफ होता तो नवाज शरीफ को तो वो सिर्फ इशारा इस तरह करता, ये देखें, इस तरह करता तो नवाज शरीफ उस तक पहुंच चुका होता। जरदारी होता तो उसको इस तरह करता तो जरदारी उसके कदमों में पड़ा होता। बिलावल होता तो इस तरह करता तो उसके कदमों में पड़ा होता। मरियम होती इस तरह वो करता तो उधर पड़ा होता। शहबाज शरीफ होता तो इस तरह करता, जो बाइडेन इस तरह करता तो शहबाज शरीफ भी उधर पहुंचा होता। शहबाज शरीफ और ये सारे कुछ करप्शन का जो टोला है वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि करप्शन मेरी बची रहे, मेरा मुल्क तबाह बर्बाद होता है तो हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे, और उसके बच्चे जो हैं पाकिस्तान में खुद पैदा हुआ, दादा पाकिस्तान का, नाना दादी पाकिस्तान की, बाप पाकिस्तान का, माँ पाकिस्तान का, बेटा लंदन का, बेटे लंदन के हो गए। लानत है ऐसी फैमिली पर लानत हो जिसका पाकिस्तान से नाता तोड़ने को दिल करता है और मगरिब से नाता जोड़ने को दिल करता है, सिर्फ किस लिए? जन जर जमीन के लिए। और इसी जन जर जमीन की वजह से आज मुसलमान इस हालत में पहुंचा है। मैं अब अपने अगले वीलॉग में उस नेटवर्क का भी आपको सबको बताऊंगा कि ये नेटवर्क जो था कराची में किस तरह फैलता है, ये दहशतगर्द किस तरह पाकिस्तान में कराची को हब बनाए हुए हैं और किन जराए से ये हब बनाते हैं, उनके बारे में जिक्र करूंगा। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।